नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपको याद होगा, उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर के बाद सिर तन से अलग करने की घटना के बाद एक वीडियो बनाया था दोनों कातिलों ने। और उस वीडियो में क्या कहा था कि हम इसी हथियार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला भी काटना चाहते हैं। फुलवारी शरीफ पटना जिले में है। वहां पर केंद्रीय एजेंसियों ने और बिहार पुलिस ने छापे मारे। वहां से पीएफआई के कुछ आतंकी मॉड्यूल्स गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ खतरनाक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि 12 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और बिहार के दौरे पर थे, तो उन पर हमला करने की साजिशें रची गई थी। प्रधानमंत्री के दौरे से 15 दिन पहले से तरह तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी और आतंकी तैयार किए जा रहे थे। जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें झारखंड राज्य का एक रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन, जो पहले सिमी में भी काम कर चुका है, इसके अलावा पीएफआई का सदस्य अतहर परवेज, मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम, कुल मिलाकर के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और एक 8 पेज का दस्तावेज बरामद किया गया है, जो पीएफआई ने जारी किया था, खास तौर से जो पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए। और इसमें बहुत विस्तार से ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से 2047 तक, यानी भारत की आज़ादी के ठीक 100वें साल में भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना है। इनका रोड मैप क्या है, इस दस्तावेज में बिल्कुल क्लियर बताया गया है। जो पटना पुलिस है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, मोटा मोटी उसका मतलब ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई है उसका मतलब ये है कि जो 7-8 पेज का दस्तावेज इनके कब्जे से बरामद हुआ है, उसमें ये प्लानिंग है इनकी कि अगर भारत में रह रहे 10% मुस्लिम भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ आ जाएं, खड़े हो जाएं, तो ये देश की जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है उसे घुटनों पर ला देंगे और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य कर देंगे। अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 21 लोगों के खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज है। कुल मिलाकर के 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शक क्या हुआ था? केंद्रीय एजेंसियों को, बिहार पुलिस को ये जानकारी मिली थी, ये भनक मिली थी कि ये मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं, उनको हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। न केवल हर तरह के हथियार चलाने की, बल्कि दंगों के समय, हिंसा भड़कने के समय कैसे अपने लोगों की सुरक्षा करनी है और दूसरे लोगों का कत्लेआम करना है, ये भी सिखाया जा रहा था। इनकी 6-7 जुलाई को एक बैठक हुई थी।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के कुछ चर्चाएँ हुई थी कि कैसे उन पर अटैक हो सकता है। हालाँकि पटना पुलिस का कहना ये है कि ये सतही तौर पर था, इनकी अभी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को नुकसान पहुँचाने की स्थिति नहीं थी। जो दस्तावेज बरामद हुआ है, इसमें एक शीर्षक दिया गया है 2047 यानी 2047 इंडिया टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। और पीएफआई के बहुत सारे पर्चे भी फुलवारी शरीफ में उस जगह से बरामद हुए हैं जहां इन एजेंसियों ने छापेमारी की है। जो एएसपी हैं मनीष कुमार, उनका ये कहना है कि हम रूटीन तौर पर ही जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर के या कोई इसी तरह की डिग्निटी के, तो हम इन मॉड्यूल्स पर, इनकी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। हम लोग अलर्ट पर थे, हमें जानकारी मिली और जब जांच पड़ताल शुरू की, उसके बाद ये जो आतंकी मॉड्यूल था, उसका खुलासा हुआ, वो बेनकाब हो गया। उन्होंने इसे आतंकी मॉड्यूल माना है और ये भी स्वीकार किया है कि इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी इन्वॉल्व थी, शामिल थी। जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस का पूर्व सब इंस्पेक्टर है, ये पीएफआई के लिए आजकल काम कर रहा है, हथियारों का प्रशिक्षण दे रहा है, तलवार चाकू चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, सिमी से जुड़ा रहा है। और जलालुद्दीन जो है, ये सक्रिय आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है, इस करके क्योंकि ये एक तरीके से आतंकवादी और देशद्रोहियों को ही तैयार कर रहा है। हिंसा के लिए नौजवानों को उकसाने का काम ये लोग कर रहे हैं और केवल पटना या बिहार के ही मुस्लिम युवक इनके पास नहीं आ रहे थे ट्रेनिंग के लिए, बल्कि बिहार के बाहर के दूसरे राज्यों के लोग भी पहुंच रहे थे और वो नाम छुपा करके होटलों में रुकते थे, ठहरते थे। और जो 8 पन्नों का ये दस्तावेज है, इसमें बहुत खतरनाक जानकारियां मिली हैं। इसमें ये कहा गया है, ये जरा समझने की जरूरत है कि सरकार के साथ पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन की स्थिति में जो प्रशिक्षित पीई कैडर है, उस पर भरोसा करने के अलावा हमें जो मित्र इस्लामिक देश हैं, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। यानी 2047 तक अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना है, तो इसके लिए तुर्की जैसे देशों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पीएफआई जो है, वो इस्लाम के जो ध्वजवाहक तुर्की जैसे देश हैं, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा है और उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े, यानी जब सशस्त्र विद्रोह करें, तो मुस्लिम देशों का समर्थन भी इन लोगों को मिल जाए। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारत के जो कायर हिंदू हैं, उनको सबक सिखाना है। और ये कहा गया है कि अगर 10% मुस्लिम जो भारत में रह रहे हैं, उसका 10% मुस्लिम भी पीएफआई के साथ एकजुट खड़ा हो जाए, तो हिंदुओं पर पूरी तरीके से हावी हुआ जा सकता है, उनको अपने अधीन किया जा सकता है, उनको घुटनों पर लाया जा सकता है, उनसे इस्लाम कबूल करवाया जा सकता है। तो ये जो हिंदुओं में अलग-अलग जातियों में लोग विभक्त हैं, अलग-अलग पार्टियों के
पिछलगू बने हुए हैं और अक्सर जब हिंदू एकता की बात आती है, आंखें तो तभी खुलती हैं जब उदयपुर जैसे कांड हो जाते हैं या अमरावती जैसे कांड हो जाते हैं या हिंदुओं पर हमले होते हैं। चाहे बहाना सीएए हो, चाहे बहाना नुपुर शर्मा हो या कोई और हो, जब ये पत्थरबाजी पर उतरते हैं, आगजनी पर उतर आते हैं, तोड़-फोड़ और हिंसा करते हैं, तभी आंखें खुलती हैं। उसके बाद हिंदू फिर से सो जाता है। इन्होंने जो इस दस्तावेज में खुलासा हुआ है, उसके अनुसार एक तो इसका शीर्षक ही दिया है भारत में इस्लामी शासन की ओर। दूसरे इन्होंने कहा है इसमें पहला चैप्टर है भारत में मुस्लिमों की वर्तमान स्थिति। इसमें बहुत डिटेल जानकारी इन्होंने देकर के लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ अन्याय किया है। मुगल शासन की याद दिलाते हुए कहा गया है कि इस देश के मूल शासक तो हम ही रहे हैं। हमसे अंग्रेजों ने शासन छीना, यानी मुगल काल का अंत किया और अंग्रेजों ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए और फिर जो शाही तख्त था ब्रिटेन का, उसके जरिए यहाँ अपना राज स्थापित कर लिया और हमारा शासन मुगल काल खत्म कर दिया। इसके बाद इनको इस बात की भी पीड़ा है, जिसका उल्लेख इस दस्तावेज में किया गया है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, बँटवारा हुआ, तब भी अंग्रेजों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की और हम वो शासन जो मुगल काल के टाइम का था, उसको फिर से वापस हासिल करेंगे और इसके लिए इस दस्तावेज में डिटेल रणनीति बताई गई है पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को, जिनको ये दस्तावेज भेजा गया है और फुलवारी शरीफ में भी जहाँ छापा लगा है, वहाँ से ये बरामद हो गया। इसलिए इसका खुलासा भी हो गया, इस साजिश, इस षड्यंत्र का खुलासा भी हो गया। इसमें बताया गया है कि एक तो लोगों को ये बताया जाए कि जो आम भारतीय मुस्लिम है, उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। वो अगर आज गरीब है, वंचित है, अगर शोषित है, तो इसकी वजह मौजूदा हुकूमतें हैं। दूसरे, इसमें ये कहा गया है कि हर घर में पीएफआई का सदस्य बनाया जाए, उनको एकजुट किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनके लिए एक डेस्क स्थापित की जाए, उनकी शिकायतें सुनने के लिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि 2047 जो योजना है भारत में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने की, तो भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए कार्रवाई योग्य बिंदुओं के बारे में डिटेल जानकारी सबको दी जाए और इसमें बहुत डिटेल जानकारी दी भी गई है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा गया है कि पीएफआई इस बात पर अफ़सोस जताता है कि भारत का शासक समुदाय मुस्लिम अब दोयम दर्जे का नागरिक बन कर के रह गया है और देश में 9 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 75% से ऊपर है और पीएफआई ने यह भी कहा है कि मुस्लिमों की वर्तमान स्थिति अंग्रेजों के समय से शुरू हुई थी और उसने दावा किया है कि अंग्रेजों ने मुस्लिमों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई और हिंदुओं का पक्ष लिया। संपत्ति के अधिकार आदि मामले में पहले मुस्लिमों को प्राप्त विशेषाधिकारों को वापस ले लिया था। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां और ये सब जानकारियां इसलिए इसमें दी गई हैं 8 पेज के दस्तावेज में, ताकि लोगों को भड़काया जा सके, हिंदुओं के खिलाफ भी और भारत और राज्य सरकारों के खिलाफ भी। जो पीएफआई का विजन 2047 है, इसमें और भी खतरनाक बातें हैं। इसमें टारगेट तय किया गया है 2047 का, जब इस्लामिक
शासन जो है फिर से स्थापित किया जाएगा। इसमें कहा गया कि हम 2047 का सपना देखते हैं, जिसमें राजनीतिक सत्ता मुस्लिम समुदाय के पास लौटकर आएगी, जिसे ब्रिटिश राज ने अन्यायपूर्ण तरीके से छीन लिया था। आगे इसमें कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय हमेशा से अल्पसंख्यक रहा है और जीतने के उसे बहुमत की जरूरत नहीं है। यानी वोट से शासन नहीं लिया जा सकता। ये स्वीकार कर रहे हैं ये कि हम पहले भी अल्पसंख्यक थे। हम वोट के जरिए शासन में नहीं आ सकते, हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, हमारे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। तो कैसे आएगा? तो इसमें कहा गया है कि अगर हम इस्लाम के इतिहास में देखें तो मुस्लिम हमेशा अल्पसंख्यक थे और जीत के लिए हमें बहुमत की आवश्यकता कभी नहीं रही। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विश्वास है कि अगर मुस्लिम आबादी का 10% उसके साथ मजबूती से खड़ा हो जाए तो बहुसंख्यक समुदाय को उसके घुटनों पर ला देगा। और इसमें शब्द यूज किया गया है, कायर बहुसंख्यक समुदाय को उसके घुटनों पर ला देगा। भारत में इस्लाम के वैभव को वापस स्थापित कर देगा। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि पीएफआई कैडर और नेता भारत में एक इस्लामी सरकार की स्थापना की दिशा में काम कर रहे हैं। दस्तावेज में यह भी खुलासा किया गया है कि पीएफआई कैडरों और मुस्लिम युवाओं को बार बार बताया जाना चाहिए कि सभी दीन यानी इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए काम नहीं कर रहे, समाज के लिए काम नहीं कर रहे, सब इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया कायनात की रचना की थी और मुस्लिम दो वजहों से बने थे। पहला, अल्लाह का कानून स्थापित करने के लिए और दूसरा, मुस्लिम धरती पर दाई है। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस्लाम का शासन स्थापित करना है और इसमें कई चरणों में ये 2047 का टारगेट प्राप्त करने का रोड मैप दिया गया है। पहला चरण ये है कि हर क्षेत्र में हर वर्ग के मुस्लिमों को पीएफआई के बैनर तले एकजुट किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को भर्ती किया जाए, हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाए जिनमें छड़, तलवार और अन्य हथियारों का प्रयोग शामिल है। इस प्रशिक्षण में आक्रमण करने और खुद को बचाने की तकनीक उन्हें बताई जाए। आप अंदाजा लगाइए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कितनी खतरनाक साजिश रच रहा है भारत की आज़ादी को छीनने के लिए, लोकतंत्र को छीनने के लिए और इस पर इस्लामिक स्टेट का ठप्पा लगाने के लिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इसके लिए मुस्लिम समुदाय को उनके कष्टों को बार-बार याद दिलाने और जहां कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है, उसे वहां स्थापित करने की जरूरत है। और ये भी कहा गया है कि जो हमारे सभी फ्रंटल संगठन हैं, नए सदस्यों के विस्तार और भर्ती पर ध्यान केंद्रित करें और साथ में ये भी कहा गया है कि सदस्यों की भर्ती, साथ में प्रशिक्षण, तलवार, छड़, दूसरे हथियार वो सब उनको सिखाए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए। चरण नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप, इसमें कहा गया है कि पीएफआई खुले तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की अपील जारी कर रहा है और इसमें मुस्लिमों के कष्टों को बार बार दोहराया जाए ताकि जो मुस्लिम युवा हैं वो दिमागी तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हमले करने के लिए तैयार हो जाएं और चुनिंदा विरोधियों यानी हिंदुओं को
आतंकित करने और उनकी सामूहिक ताकत को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा था, उन सब के गले काटने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए 60-62 लोगों को तैयार किया गया था। ये खुलासे आज ही हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर के, और अखबारों में भी छपे हैं। इसके अलावा दूसरा चरण ये भी बताता है, इनकी रणनीति देखिए क्या है। इसमें यह कहा गया है कि अंबेडकर, संविधान, ये पंच लाइनों का उपयोग करके अपनी नापाक गतिविधियों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये समझाया गया है। उन सभी कैडरों से जिन्हें पीई दिया जा रहा है, प्रतिभावान लोगों को देखा जाए और उन्हें हथियारों, विस्फोटकों का एडवांस प्रशिक्षण देने के लिए भर्ती किया जाए। इस बीच पार्टी को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, अंबेडकर जैसी अवधारणाओं का उपयोग इस्लामी शासन को स्थापित करने के लिए वास्तविक रूप में ऐसा लगे लोगों को कि ये इनके प्रति समर्पित हैं, यानी इनका यूज किया जाए 2047 का जो टारगेट है उसको लक्ष्य करने के लिए। और सबसे खतरनाक बात क्या कही गई है इसमें? इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी तक पहुंचने के लिए इन सारे चीजों का, यानी अंबेडकर का, संविधान का, झंडे का, इन सब का उपयोग इन तक पहुंचने के लिए किया जाना चाहिए। और हम कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी घुसपैठ करेंगे। तो आप इनकी खतरनाक साजिश देखिए। चरण 3 में यह कहा गया है, स्टेप 3 में, कि हथियारों का प्रशिक्षण देंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका में घुसपैठ करेंगे, विदेशी इस्लामी राष्ट्रों के साथ संपर्क करने की अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के बाद आतंकवादी संगठन यानी पीएफआई अपने तीसरे चरण के बारे में डिटेल जानकारी देता है कि इस चरण में जो ये सारे समुदाय मैंने बताए हैं, इनके सहयोग से चुनाव में कम से कम 50% मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। यानी अभी जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से, कई बार वो हार जाते हैं, वो जीते हैं। 50% मुसलमान कैंडिडेट तो जीत करके सदनों में पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि जो एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग हैं उनकी मदद ली जाए और टैक्टफुली उनको अपने साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के बीच विभाजन पैदा किया जाए। हमें ये दिखाकर आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच एक विभाजन पैदा करने की जरूरत है कि आरएसएस केवल उच्च जाति के हिंदुओं के हित की बात करने वाला संगठन है। और इनका एक और खतरनाक इरादा है जो तीसरे चरण में आएगा। इनका कहना यह है कि पीएफआई एक विशुद्ध मुस्लिम पार्टी की आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए सभी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को बदनाम करेगा ताकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए। इससे मुस्लिमों और एससी, एसटी, ओबीसी की जरूरतें पूरी होंगी। और आजकल ये असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहा है? यही कर रहा है। ये सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष दलों को कमजोर करने के लिए जगह जगह जाकर के अपने कैंडिडेट खड़े कर रहा है। इसमें आगे ये कहा गया है कि पीएफआई ने अपने कैडरों से इस स्तर पर हथियार जमा करने के लिए भी कहा है। डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है
कि पीई विभाग को अपने सदस्यों के अनुशासन, यूनिफॉर्म में मार्च और जहां कहीं भी आवश्यक हो, मुस्लिम समुदाय की रक्षा के लिए हमला करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। इस चरण में हथियारों और विस्फोटकों का भंडार किया जाना चाहिए। और चौथा चरण क्या है? इस चरण में, इस दस्तावेज में पीएफआई ने यह बताया है कि सभी मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष संगठनों को दरकिनार करते हुए मुस्लिमों का निर्विवाद नेता बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ा जाए। 50% एससी, एसटी, ओबीसी का विश्वास भी हासिल किया जाए। उनके प्रतिनिधि के रूप में भी लोगों को आगे बढ़ाया जाए। ये रणनीति का हिस्सा है। और ये भी कहा गया है कि अगर इस समर्थन को हम हासिल कर लेते हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी को, तो राष्ट्रीय सत्ता पर काबिज होना बड़ा आसान हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि एक बार सत्ता में आने के बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ पुलिस, सेना में सभी महत्वपूर्ण पदों को वफादार कार्यकर्ताओं से भरा जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। सेना और पुलिस सहित सभी सरकारी विभागों के दरवाजे वफादार मुस्लिमों और एससी, एसटी, ओबीसी को भरने के लिए खोले जाएंगे, ताकि पिछली भर्ती में उनके साथ हुए अन्याय और असंतुलन को ठीक किया जा सके। और इसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, वे इस बिंदु पर और अधिक खुलकर सामने आएंगे और जो उनके, यानी मुस्लिमों के हितों के विरुद्ध होंगे, उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा, यानी उनको मार दिया जाएगा। इसमें पीई विभाग की कार्रवाई अधिक स्पष्ट हो जाएगी और इस स्तर पर कैडरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। जो हमारे हित के खिलाफ हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये पीई कैडर हमारे विरोधियों द्वारा सुरक्षा बलों पर प्रभाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करेंगे। और अंतिम चरण में ये कहा गया है इन दस्तावेजों में कि हथियारों के भंडार और सशस्त्र कैडरों को प्रशिक्षित करने के बाद एक इस्लामी संविधान की स्थापित करने और इसके रास्ते में रोड़ा बनने वाले, खास तौर से हिंदुओं को खत्म करना होगा। डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि जब हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित कैडर और हथियारों का भंडार हो जाएगा, तो हम इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नए संविधान की घोषणा कर देंगे। इस समय बाहरी ताकतें भी हमारी मदद के लिए आ जाएंगी, यानी तुर्की जैसे देश। हमारे विरोधियों का व्यवस्थित और व्यापक रूप से सफाया होगा और इस्लामी गौरव की वापसी हो जाएगी। ये इनका सपना है। 2047, यानी जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो इनका सपना है कि भारत को ये इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे। इसके लिए चाहे इनको हिंसा का सहारा लेना पड़े, चाहे इनको विदेशी इस्लामिक कंट्रीज के सहयोग की मदद लेनी पड़े, ये सब इनके सपने हैं। अब सवाल खड़ा ये होता है कि इतने खतरनाक इरादे अगर पीएफआई के हैं, तो इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है? जरा भारत सरकार इसकी पैमाइश कर ले, पहचान कर ले। इसके आका कौन है, उनका इलाज क्या करना है, कितनी जल्दी करना है, ये भी भारत सरकार जल्दी से जल्दी फैसला कर ले। क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, अलग अलग जगहों पर जो हिंसा होती है, उसमें पीएफआई का हाथ होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन
इस मांग के बावजूद के पीएफआई पर पाबंदी लगाई जाए, उसको बैन किया जाए, अभी तक भी सरकार इसमें खामोशी अख्तियार किए हुए है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।